प्रिय छात्रों, आज बिजनेस एनवायरनमेंट में सेकेंड यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ये सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आज हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसा कि स्पष्ट है, इसमें दो शब्द है, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट। आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक आर्थिक, पर्यावरण, आर्थिक मनुष्य द्वारा वह प्रयत्न, आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन करता है मनुष्य के द्वारा, वो आर्थिक क्रियाएं हैं, जिसका हम यहाँ व्यवसायिक के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, आप जानते हैं बिजनेस मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, दो इन्वायरमेंट व्यवसाय को बहुत प्रभावित करता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये भी हमने बताया था कि व्यवसाय में ये जो घेरने की अवस्था होती है, यह मैक्रो इन्वायरमेंट, यह बहुत जटिल, कठिन है इसको नियंत्रित करना, क्योंकि ये हमारे बस की बाहर का चीज़ है। तो उसी के अंतर्गत ये आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करने के लिए विशिष्ट घटकों की तुलना में नियंत्रण हम जो रखना हमको कठिन है। तो ये बहुत सारे फोर्सेस हैं जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, वो फोर्सेस गतिशील होते हैं जो व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। उसमें से आर्थिक पर्यावरण भी एक है। वो आर्थिक पर्यावरण प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं कि 5 चीज़ें प्रभावित करता है। 5 चीज़ें, फैक्टर्स जो 5 है, वो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश तथा वितरण की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सारी जीवंत प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से संचालित होता है। इन्हीं जीवंत प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये आर्थिक संस्थाओं का भी निर्माण होता है। और उत्पादन के लिए जैसे खेत है, कारखाने से भी उत्पादन होता है, खेत से भी उत्पादन होता है, और खान से भी उत्पादन होता है। इसी प्रकार विनिमय के लिए हम क्या करते हैं, विनिमय के लिए सहकारी, कोऑपरेटिव दुकानें और वितरण, भंडार, एजेंट, सेल्समैन, ये मंडी, बाज़ार इत्यादि सभी विनिमय का के लिए सब टूल्स काम आते हैं। उसी प्रकार निवेश के अंतर्गत बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय संस्थाएं, ये आवश्यक होते हैं। और साथ में कानून, नियमों और प्रथाओं, प्रबंध के तरीकों और सामाजिक, आर्थिक और संबंध, जैसे भूस्वामियों के साथ काश्तकार का, पूंजीपति के साथ श्रमिक का, उत्पादक के साथ उपभोक्ता का, और नियोक्ता और कार्मिक इत्यादि के समग्र रूप से संस्थाएं, जो एक नाम दिया गया है, एशियन संस्थाओं से मिलकर एक आर्थिक ढांचा बनता है सबकी मिलने से, और इसी में आर्थिक पर्यावरण का निर्माण भी होता है। तो व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बहुत घटक हैं। उन घटकों में हम 3 प्रकार से यहाँ आर्थिक
पर्यावरण के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। पहला उस घटक आर्थिक पर्यावरण में पहला घटक हुआ आर्थिक विकास की अवस्था और उसके विकास के स्तर। दूसरे घटक में आर्थिक नीतियाँ और तीसरा घटक में आर्थिक प्रणाली। तो ये तीनों घटक का हम अध्ययन करेंगे। ये आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत हम ये तीनों आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक प्रणाली। तो आर्थिक विकास का स्तर या उसको अवस्था कह सकते हैं, आर्थिक विकास का अवस्था, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये अवस्था आर्थिक विकास की अवस्था जिसमें स्थानीय तथा घरेलू बाजार का आकार निर्धारित करती है, तब व्यवसाय को भी प्रभावित करती है। तो विकास के स्तर के आधार पर संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था विकसित हो या विकासशील हो या अर्धविकसित हो, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उस सभी में विभक्त है अर्थव्यवस्था। तो उस पे ये विकास का स्तर अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था में जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान इत्यादि जो विकसित देशों हैं, उसकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अलग विकास का स्तर होगा। और एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका देश की अर्थव्यवस्था, भारत, ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसका विकास का स्तर, विकास की अवस्था अलग होगा और संपूर्ण नागरिकों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं सिचुएटेड पॉइंट हो जाते हैं विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, वहाँ पर, और एक विकासशील में वो अवस्था नहीं रहती। तो विकासशील देश में वस्तु विशेष की कम मांग का मुख्य कारण भी है, चूँकि विक्रय तथा मांग आय की लोच पर आधारित होते हैं। आय की वृद्धि के साथ मांग बढ़ती है, परंतु मांग की वृद्धि के साथ वृद्धि करने के लिए क्रेता की क्रय शक्ति में वृद्धि करने से ही होता है। लेकिन वो उस समय विकासशील देशों में फर्म असमर्थ रहते हैं, अतः क्या करते हैं, हम फर्म के लागत को, उसके व्यय को में कमी करके हम विक्रय मूल्य को नीचे स्तर पर लाते हैं और रखने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि नए खोज और एक नए अनुसंधान के द्वारा कम लागत उत्पादित वस्तु कम आय वाले बाजार के लिए तैयार किया जाता है, जिससे हम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को उसके अनुकूल हम बनाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे कंपनी विकासशील अर्थव्यवस्था में भी व्यवसाय करती है और विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी व्यवसाय करती है। तो हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं, कंपनी कोलगेट है, पाल्मोलिव। कोलगेट कंपनी जहाँ कम आय वाले बाजार के लिए, जहाँ अविकसित देश है या विकासशील देश है, ऐसे देशों के लिए कम मूल्य के कपड़े धोने की मशीन का निर्माण किया है।
उस तरह से प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। रजिस्टर जैसे नेशनल कैश रजिस्टर है, ऐसे रजिस्टर का उत्पादन किया है जो आधुनिक रजिस्टर के मूल्य के बराबर लगभग आधे मूल्य में वह तैयार हो जाए और वह देशों में विक्रय हो जाए, अब उसका विक्रय वहाँ प्राप्त हो जाए और उसका बाज़ार वहाँ उपलब्ध हो जाए। लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। ऐसे देशों में जहाँ विनिमय एवं आय के स्तरों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, विकासशील देशों में या हम कह सकते हैं अविकसित देशों में भी विनिमय का स्तर और आय के स्तरों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जहाँ व्यवसाय और विनियोग को संभावनाएं आर्थिक अवस्था के रूप में अवश्य रहता है, परंतु अर्थशास्त्रियों और व्यवसायियों के बीच में यह धारणा सुदृढ़ होती जा रही है कि विकसित देश विनियोग के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ अर्थव्यवस्था विकास का अधिकतम पॉइंट पहले से ही है, पहुँच चुका होता है, तो यहाँ ये स्थिति नहीं होती। तो ये विकास का स्तर जो स्टेज है वो अलग अलग विकसित और विकासशील और अविकसित देशों के लिए बिजनेस का तरीके अलग होते हैं और इस पर एनवायरनमेंट उसका अलग होता है, व्यावसायिक एनवायरनमेंट। दूसरा हम अध्ययन करेंगे आर्थिक नीतियाँ, अलग हुआ विकास के स्तर पर। दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब आप जानते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति, ये सरकार की ऐसी नीतियाँ होती है जो किसी भी देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों के उसके निर्देशन में, उसके नियंत्रण में, उसके नियमन में और उसका संबंध है। तो चूँकि अर्थव्यवस्था शब्द के अंतर्गत बहुत सारे बातें सम्मिलित है, अतः आर्थिक नीति को किसी भी प्रकार का नीति का नाम देने के लिए वो उसमें बहुत सारे नीति काम करते हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे औद्योगिक है, मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, साख नीति है, कीमत नीति है, कृषि नीति है, श्रम नीति है, व्यापारिक नीति है, बहुत सारे नीति है और हर नीति में सरकारी नीतियाँ का ये स्वरूप हमको देखने को मिलता है और आर्थिक नीति के नाम से सभी जाने जाते हैं। और ये सरकार के आर्थिक नीति का प्रभाव व्यवसाय में अधिक और प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो विशेष प्रकार के व्यवसाय का आर्थिक नीति का अनुकूल प्रभाव हमको देखने को मिलता है, व्यवसाय पर प्रतिकूल भी प्रभाव पड़ता है और व्यवसाय पर यह प्रभाव कभी कभी तटस्थ भी होता है, अनुकूल भी, प्रतिकूल भी और तटस्थ न्यूट्रल भी। तो ये तीनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो इसको हम अलग अलग नीति का अध्ययन हम करेंगे कि औद्योगिक नीति, पहला तो हुआ औद्योगिक नीति। तो औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों का वर्गीकरण सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अलग अलग उद्योगों की स्थापना होती है। रिमोट स्तर में भी, शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और असामाजिक क्षेत्रों में, या ये कह सकते हैं वैसे क्षेत्र जो पिछड़ चुके हैं वैसे क्षेत्रों में औद्योगिक नीति अलग ढंग का, और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक नीति वहाँ कुछ सब्सिडी ऐसे जगहों पर सरकार उसको प्रोत्साहन देती है व्यवसाय के लिए, औद्योगिक नीति का अलग अलग उस तरह से बनाते हैं ताकि वो जो अविकसित क्षेत्र है उसको हम समुचित विकास कर सके। तो वहाँ के लिए कुछ विशेष अवसर, विशेष छूट देने का प्रावधान सरकार करती है ताकि वो भी बिजनेस आगे बढ़ सके। और शहरों क्षेत्र में अलग अलग रहते हैं, शहरों में भी वहाँ कुछ विशेष नीति बनाती है ताकि वो उसके साथ बैलेंस बनाया जा सके। लाइसेंस नीति में, लघु उद्योग नीति में
इस प्रकार से प्रक्रियाएं करती है कि सबका एक सामंजस्य हो और व्यवसाय के वातावरण के अंतर्गत प्रभावित होते हुए वो हम व्यवसाय को बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में और हर क्षेत्रों में और हर क्षेत्रों में एक बैलेंस के रूप में हो सके। औद्योगिक बाह्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के लिए शहरों औद्योगिक क्षेत्रों में लाभ सब समान मात्रा में प्राप्त हो सके, सरकार को भी उस नीति से उसको कुछ प्राप्त हो सके और सरकार प्रोत्साहन भी देती है ताकि उससे क्या होगा, पिछड़े क्षेत्रों में भी उसका लाभ उद्योगपतियों को उद्योग स्टैब्लिश करने को प्राप्त हो सके। और अगर मान लिया वहाँ हानि भी होती है तो उस हानि में थोड़ा उसमें कमी आ सके। इस प्रकार सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देती है और उसको प्रोत्साहन देकर संभावित हानियों को कम करने का प्रयास करती है। तो ये हुआ औद्योगिक नीति। और इसी प्रकार है बजट नीति, राजकोषीय नीति। तो ये फिजिकल पॉलिसी, ये बजट पॉलिसी, इसके अंतर्गत वित्त का प्रबंध किया जाता है। सरकारी आय व्यय, सार्वजनिक ऋण, सरकार या विदेशी पर ऋण इत्यादि ऋण पर और घाटे की व्यवस्था इत्यादि सभी भाग इसमें शामिल हैं। किसी भी राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्यों में पूंजी निर्माण, विनिमय निर्धारण और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और उसके साथ साथ रोजगार के अवसर में वृद्धि, उसकी स्थिरता के साथ विकास का अवसर तथा आर्थिक समानता लाना इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो कुशल बजट नीति के माध्यम से सरकार उद्योगों को विभिन्न प्रकार की रियायतें या उत्प्रेरणाएँ देती है, रियायतें देती हैं। आर्थिक स्थायित्व लाया जाता है जिससे इसका व्यापारिक वातावरण का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये फिजिकल पॉलिसीज़ भी ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इकोनॉमिक पर्यावरण को। तो ये दूसरा हुआ आपका नीतियाँ, आर्थिक नीति। उसमें और है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के अंतर्गत केंद्रीय और राजकीय और बैंक, ये बैंक साख, खासकर रिजर्व बैंक साख का नियंत्रण करता है और केंद्रीय बैंक समानता आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की पूर्ति करता है एवं उस पर नियंत्रण भी करता है, साख पर भी नियंत्रण करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक एवं साख नीति जारी करती है और इसमें साख नियंत्रण के उपाय भी किए जाते हैं ताकि आर्थिक विकास एवं कीमतों में स्थिरता लाई जा सके, नीति के उद्देश्य पूरे हो सकें और पूंजी का निर्माण, पूंजी का क्रियाशीलता तथा विनियोग द्वारा ऋण का प्रबंधन और भुगतान हो सके, भुगतान संतुलन बनाया जा सके, मुद्रा आपूर्ति जैसे रोजगार का अवसर का सृजन, भुगतान और भुगतान का सुविधा इत्यादि आर्थिक समानता लाई जा सके। तो इस प्रकार प्रमुख तत्व है इसके अंतर्गत जो वित्तीय नीति को, वित्तीय प्रणाली को विकास हेतु नए वित्तीय व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत ये सब नीति, मौद्रिक नीति बहुत महत्वपूर्ण है और आर्थिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों में यह मौद्रिक नीति वांछित दिशा में भी प्रयास करती है आगे बढ़ाने का। और मौद्रिक नीति व्यवसायिक वातावरण में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उसी प्रकार है व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी सामान्यतः हम इसको व्यापार नीति को हम कह सकते हैं संरक्षकवादी नीति, व्यापार नीति और स्वतंत्र व्यापार नीति। तो इसमें प्रतिस्पर्धा भी होता है छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों के बीच, विदेशों की प्रतिस्पर्धा से भी बचने के लिए और उद्योगों से बड़े के छोटे उद्योगों से बचने के लिए
आयात पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन स्वतंत्र व्यापार नीति में यह आयात पर निर्भर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो संरक्षकवादी नीति पर, व्यापार नीति पर सरकार का प्रतिबंध है। लेकिन स्वतंत्र व्यापार नीति में इस पर स्वतंत्र होता है व्यापार। उससे स्वतंत्र व्यापार में वो आयात पर निर्यात पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। हाँ, यह बात ज़रूर है कि तटस्थ के माध्यम से सरकारी आय बढ़ाने के अवसर और प्रावधान अवश्य किए जाते हैं, और इस प्रकार प्रतिबंधित आयात और निर्यात नीति घरेलू औद्योगिक संस्थाओं के लिए अपनाई जाती है और संरक्षक नीति द्वारा आयात करने वाले उद्योगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होते हैं। इस प्रकार उदार आयात नीति कुछ उद्योगों के लिए हानिकारक भी होते हैं और कुछ उद्योगों के लिए बेनिफिटेड भी होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2001 में भारत में विश्व व्यापार संगठन WTO की शर्तों के अनुसार स्वतंत्र व्यापार नीति घोषित की गई है। इसे देश में बाहर से ऐसी सभी प्रकार के वस्तुएं आयात करने लगे हैं उसके बाद से, जिन पर पहले प्रतिबंध लगा हुआ था। आज आम उपभोक्ता या कृषि से संबंधित बहुत सारे उत्पादों पर सरकार पहले जहां भारी आयात शुल्क लेती थी वहां कुछ कमी आई है, परंतु आज भी आयात शुल्क में लेती है और स्थानीय लघु उद्योग और कृषकों के हितों में कुठाराघात ना हो, उसमें उसके व्यवसाय में वह बहुत विश्व में वो व्यापार का निर्यात में हो सके। व्यापार के नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आर्थिक पर्यावरण में। तो इस प्रकार जो सामान्य आर्थिक नीति के प्रमुख एवं विशिष्ट आयाम जो है, इससे अतिरिक्त किसी भी राष्ट्र के लिए और किसी भी राष्ट्र की आर्थिक नीति में बहुत सारी नीतियाँ महत्वपूर्ण मानी गई है। उसमें ये व्यापार नीति के अंतर्गत बहुत सारे और नीति हम इसका अध्ययन करेंगे। उसमें है ऊर्जा नीति, कंप्यूटर नीति, वन नीति, परमाणु नीति, जल नीति, खाद्य नीति, सहकारी नीति और खनिज नीति, ईंधन नीति, उर्वर नीति, वस्त्र नीति, जल परिवहन नीति, परिवहन नीति और संचार नीति। सरकार की इन्हीं सब आर्थिक नीति में किसी भी परिवर्तन में अगर ये सब नीतियाँ में कोई परिवर्तन होता है तो गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका असर डालता है। इन नीतियों में अवसर तथा चुनौतियाँ सामने आती रहती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशेष परिवर्तन से, किसी प्रकार के भी विशेष परिवर्तन से एक फर्म का व्यवसायिक संभावनाएं अधिक उज्जवल हो जाती है और किसी फर्म के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे जहाँ उदार औद्योगिक नीतियाँ हैं तो वहाँ के उद्योग को विकसित होने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं पर कुछ उद्योगों के लिए उदार नीति विकसित अवसर उसको प्राप्त नहीं होता, उसमें कुछ खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारे उद्योगों को उत्पादन माने प्रोडक्शन मिक्स को विकसित करने का अवसर प्राप्त भी होता है, परंतु साथ साथ बहुत सारे उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा भी हो जाती है, जिसके कारण संकट भी पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे नीति विभिन्न समय में सरकार के द्वारा बनाए गए, इसमें स्थानीय निकायों द्वारा भी बनाए गए और व्यापार में आर्थिक वातावरण के वो सारे नीतियाँ उसके घटक हैं, उसके अंश हैं। और व्यवसाय से संबंधित बहुत सारे अधिनियम भी बनाए गए, एक्ट बनाए गए उस नीतियों को संचालन के लिए। तो
1947 में बहुत सारे एक्ट बना। जब भारत आज़ाद हुआ उसमें बहुत सारे एक्ट बना। इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट बना 1947 में। फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट भी बना 1947 में। इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट भी बना 1947 में। उस प्रकार फैक्ट्री एक्ट बना 1948 में। फिर कंपनीज एक्ट बना 1956 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बना 1951 में। और फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट बना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा 1999 में। इस प्रकार नीति बनी है और उसमें ये सभी नीतियों के द्वारा व्यावसायिक पर्यावरण के बहुत सारे घटक के रूप में ये प्रभावित करते रहते हैं और सारे नीति काम करते रहते हैं। इस प्रकार तीसरा और है आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम भी आर्थिक पर्यावरण को बहुत प्रभावित करती है। आर्थिक पर्यावरण का एक विभिन्न घटक के रूप में, विभिन्न तत्व के रूप में, फैक्टर्स के रूप में हम जानते हैं। ये किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली ये 3 प्रकार की होती है। पूरे आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जैसा कि हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों का निजी स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। सरकार का उसमें नियंत्रण और निर्देशन नहीं के बराबर होता है। हाँ, सरकार केवल आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का कार्य करती है बस। और यही कारण है कि इसमें आर्थिक क्रियाओं का संचालन और नियमन पूंजीपतियों के हाथ में होता है। उत्पादन कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस प्रकार किया जाए, कहाँ के लिए किया जाए, कैसा किया जाए और वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए, ये सब निर्णय पूंजीपतियों के हाथों में होता है और उसके सफलतापूर्वक वे संचालित भी करते हैं। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, फ्री इकोनॉमी। दूसरे रूप में इसको अनप्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाते हैं हम लोग, अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं इसको। और इसको बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था का भी नाम दिया गया है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था वाले देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले, पहले 7 समूह G7 समूह के अंतर्गत आगे बढ़े हैं। उसमें अब तो 8वां रूस भी शामिल हो गया। तो ये 8 देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हैं, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और रसिया भी सदस्य बन गया। ये सब, और इसके साथ 4 एशियाई भी टाइगर्स भी इसके अंतर्गत, हांगकांग, दक्षिणी और कोरिया, सिंगापुर और ताइवान, ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हैं। एशियाई हब्स भी है और ये एशियाई हब्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की अर्थव्यवस्थाएँ सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। चीन की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है, लेकिन वो वहाँ भी उदारीकरण और निजीकरण और बाजारीकरण में ये समाजवादी ढांचा का अपना स्थान भी कभी कभी उसको प्रभाव करता है। और ऐसी स्थिति में रूस सहित अनेक पूर्वी यूरोपीय देश की भी है, जिससे ब्रिटेन में भी समाजवाद का कुछ प्रयोग करने के पश्चात कुछ लोक उपक्रमों में भी निजीकरण कर दिया गया है। और 1991 के पश्चात तो भारत भी अब इसी ओर अग्रसर हो रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जबकि भारत में, लेकिन अब लग रहा है
कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का रूप धीरे धीरे लेने लगा है। ये न्यू पॉलिसीज़ का निर्माण हुआ, नए नीति का। तो ये 1951 में 1991 से अब ये कुछ हमारे उद्योग अब निजीकरण की ओर अग्रसर है। उसी प्रकार ये तो हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम उत्पादन और इसके साधनों का समूचे इसका कंट्रोल, नियंत्रण ये समाज के अंतर्गत होता है, समाज के स्वामित्व के अंतर्गत पाया जाता है। और इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता द्वारा ये नियंत्रित किए जाते हैं। लेकिन इस समाजवादी विचारधारा के विकास का श्रेय समाजशास्त्रियों कार्ल मार्क्स को दिया गया है और उन्होंने अपनी पुस्तक में भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तथा दास कैपिटल में स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने उसके विचार से प्रभावित होकर ही 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उसी समय जन्म भी हुआ था। यह कालांतर में विचारधारा धीरे धीरे बढ़ता चला गया और चीन, क्यूबा, हंगरी, पोलैंड, उत्तरी कोरिया और फिलीपींस, वियतनाम, यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और रोमानिया में यह धीरे धीरे लोकप्रिय होती चली गई और यह विचारधारा, लेकिन अब धीरे धीरे यह विचारधारा दम तोड़ रही है कि अब धीरे धीरे अब देख रही है उस विचारधारा में जो खामियां हैं, उस खामियां को लोग देख रहा है कि हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ और विचारधाराओं के साथ बढ़ना होगा। तो वैसे कंट्री भी आज समाजवादी विचारधारा की ओर थे और अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो ये परिवर्तन पर्यावरण का, ये इकोनॉमिक परिवर्तन होता रहता है, ये घटकें इसके व्यवसाय भी प्रभावित होते रहते हैं। उसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी के तात्पर्य इंडिया में है मिक्स इकोनॉमी, और यहाँ निजी उपकरण और सामाजिक उपकरण दोनों साथ साथ, सार्वजनिक उपकरण साथ साथ चलते हैं। सरकारी, पूंजीपति और समाजवादी, समाज के द्वारा संचालन, सरकार के द्वारा संचालन और निजी उद्योगपतियों के द्वारा संचालन, ये दोहरे बाजार की प्रणाली रहती है। स्थिति ऐसा जो हमारे भारत में देखने को मिलता है। भारत एक मिक्स इकोनॉमी देश है और हमारे यहाँ कीमतों, मांग तथा आपूर्ति के आधार पर बाज़ारों में कीमतें तय होती है और कुछ वस्तुओं की सरकार राशनिंग भी करती है, नियंत्रण भी करती है, नियंत्रण भी रखती है। तो नियोजित सामाजिक मिश्रित अर्थव्यवस्था में और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समग्र रूप, दोनों का मिश्रण मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कहलाता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, वो देश हम आगे बढ़ाते हैं कि निश्चित रूप से ये हम इस देश के अंतर्गत, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम व्यवसायिक पर्यावरण भी इसके प्रमुख घटक हैं इसमें भी। लेकिन अब धीरे धीरे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी, वहाँ भी कुछ कुछ देशों में ये चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, इजराइल है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित वाले देश हैं। लेकिन इसमें भी कुछ 1991 के पश्चात ये खुली अर्थव्यवस्था, उदारीकरण अर्थव्यवस्था के में आया और ये निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे पूंजीवादी की ओर भी बढ़ावा देकर कुछ लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी पूंजी का भी निवेश अब हो रहा है। इस प्रकार पहले 1991 में 1 अरब विदेशी निवेश हमारे देश में था, लेकिन 1997 में अब ये 30 अरब हो चुका है। तो इस प्रकार विदेशी निवेश भी धीरे धीरे वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में इस स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो ये
व्यावसायिक पर्यावरण में आर्थिक पर्यावरण बहुत प्रभावित करता है सारे घटकों का। तो आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत हमने आज डिस्कशन किया, और आर्थिक पर्यावरण के बाद हम आगे अब सांस्कृतिक इन्वायरमेंट की बातें अगले चैप्टर में, अगले क्लासेस में हम आपको बताएंगे। और इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट आर इट्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डिस्कस एंड एक्सप्लेन। ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना, व्हाट आर इट्स फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन बिजनेस। ये भी हम बिजनेस ये क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि डिफरेंट बिटवीन कैपिटल system, social system and mixed economic. What are the difference between capitalism, socialism and mixed economic in economic environment? ऐसा करके भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू। तो मित्रों, अब अभी के वातावरण में जो है आपको संयम रहना है, संयमित रहना है, और घर में रहकर लॉकडाउन की तिथि बढ़ गई है। अब 3 मई तक लॉकडाउन हो गया है। कोरोना वैश्विक बीमारी है, महामारी के रूप में कहर ढा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हमको संयम से काम लेना है, घर में रहकर पढ़ाई अध्ययन करना है, और हम सक्सेस करेंगे, निश्चित रूप से अपने गोल को प्राप्त करेंगे, और हम अपने आप को तैयार करेंगे इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और अपने लिए हमको अपने सही ज्ञान का सही रूप में इस्तेमाल करना है, अध्ययन करना है, समय का मूल्य को समझना है, अवसर को पहचानना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू।